1978 में लड़ी थी। ये शायद किसी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता था। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो हमने कभी नहीं लिखा। हमारे पास लिपि नहीं थी, हमारे पास बोली थी। हम गोंडी बोली बोलते थे, हम भीली बोली बोलते थे, हम कुड़ुक बोली बोलते थे, लेकिन हमारा रिटर्न में देवनागरी लिपि में हम लिखते नहीं थे। यही कारण है कि हमारा इतिहास दूसरों ने लिखा। और आज के दिन में आदिवासियों के जागरूक होने की वजह से ये दिन आ गया है कि आज सरकार को डंके की चोट पे देश स्तर पे बिरसा मुंडा जयंती मनाना पड़ रहा है। और हम ये चाहेंगे कि आने वाले दिन में वो दिन भी आए जब ना सिर्फ बिरसा मुंडा बल्कि भारत के हर आदिवासियों के जो पुरखे पूर्वज हैं उनकी जयंती भी भारत सरकार बनाने पे मजबूर हो जाए। इतनी जागरूकता आ जानी चाहिए आने वाले दिनों में। तो हमारे पुरखे पूर्वजों ने अपनी जान देकर हमको यह जल जंगल जमीन दिलवाया। जो संथाल हुड़ की बात कर रही हूँ, संथाल हुड़ के पहले भी काफी सारे मतलब आंदोलन हुए थे, जन आंदोलन हुए थे आदिवासियों के बीच में, जिनके बारे में इतिहास में कहीं पे चर्चा भी नहीं है। गोंड क्षेत्र में भी बहुत सारे आंदोलन हुए, भील क्षेत्र में भी बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन कल तक जो आंदोलन होता था वो कहलाता था भीलों ने आंदोलन किया, गोंडों ने आंदोलन किया, संथालों ने आंदोलन किया, मुंडाओं ने आंदोलन किया, उरांव ने आंदोलन किया। लेकिन आज जब कोई आंदोलन होता है, आदिवासी अपने हक अधिकार की आवाज उठाता है, तो ये कहा जाता है कि आदिवासियों ने आंदोलन किया। तो एक बहुत बड़ी एकता आई है पूरे भारत के आदिवासी समाज में कि अगर डिंडोरी में कोई भी दिक्कतें आती है तो पूरा देश का आदिवासी आज एक साथ खड़ा हो जाता है। यह है जागरूकता का नतीजा। पर आज के दिनांक में केवल जागरूक होना ही समाधान नहीं है। अब हमको तरीका सीखना है कि हमको आगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी जल जंगल जमीन को संवैधानिक तरीके से कैसे अपने हाथों में लेना है, कैसे इस देश का मालिक बनना है। क्योंकि वो दिन गए जब हम नौकरी करते थे, आज के डेट पर तो शायद नौकरी भी नहीं बची है। तो हमको ये सीखना पड़ेगा। जल जंगल जमीन बचाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन तो बहुत किया, बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन अब हमको इस जल जंगल जमीन पे इसका इस्तेमाल करना है और हमको इतना सक्षम बनना है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि आदिवासियों की जमीन में इतना पैसा है कि एक एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा, इतना सारा पैसा है। और जो ट्राइबल सब प्लान की बात हम लोग बोलते हैं, कल तक मुझे ये लगता था कि ये जो आरक्षण जो है ये आपको भीख में मिला है। भीख में मतलब कल तक जब तक 6 साल के पहले तक मैं अपने आप को नहीं पहचानती थी, अपने आप के अस्तित्व के बारे में हमको पता नहीं था कि हम कौन हैं, तब तक हमको यही लगता था कि नहीं, आरक्षण तो किसी के द्वारा दी गई है, सरकार हमारे ऊपर भलाई कर रही है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हकीकत है वही बता रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इस आदिवासी क्षेत्र में जिसके हम मालिक हैं और जिसके जमीन के अधिकार को, जिसके खनिज के अधिकार को, जल जंगल जमीन के अधिकार को संविधान भी मान्यता देता है, उस जल जंगल जमीन और उस खनिज पे इतना पैसा है कि उसी पैसे को सरकार लेके जा रही है। बदले में 1000 रुपया का 10 रुपया हमको ट्राइबल सब प्लान या हमारे विकास के रूप में खर्च करती है। तो कुल मिला के हमारे पैसे से सरकार चल रही है और बदले में हमको नौकरी और शैक्षणिक आरक्षण मिल रहा है, ट्राइबल सब प्लान का पैसा मिल रहा है, विकास का पैसा मिल रहा है। तो ये जल जंगल जमीन जब हमारा है तो अब हमको इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इस जल जंगल जमीन के जो पैसे हैं, जो रेवेन्यू है, इसका इस्तेमाल हमको अपने विकास के लिए कैसे खर्च करना है, ये हमको सीखना पड़ेगा। झारखंड की बात करें जहां पे हम पे केस लगा था, हालांकि वो केस तो वापस हो रहा है, तो झारखंड के खूंटी क्षेत्र में 10 लाख टन सोना आदिवासी की जमीन पे निकला था। आपको शायद मालूम होगा कि अमेरिका जैसा शहर, अमेरिका जैसा मतलब महादेश, अमेरिका में मात्र 6 लाख टन सोना है और आदिवासी की जमीन सिर्फ एक झारखंड के खूंटी क्षेत्र में कहा जाए तो 10 लाख टन सोना निकला। मतलब अमेरिका जो 6 लाख टन सोना लेके विश्व गुरु बना बैठा है, आदिवासियों के पास तो उससे भी ज्यादा सोना है। तो विश्व गुरु किसको होना चाहिए?
आदिवासियों को, या फिर कहा जाए तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। ये तो बात हुई खूंटी क्षेत्र की। आपका मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में 46 लाख टन सोना आदिवासी के जमीन पे निकला है। सुप्रीम कोर्ट ये बात बोलती है कि अगर आदिवासी की जमीन पे 2 जजमेंट है, इसमें 3 जजमेंट है, पी रेडी, आपका समता जजमेंट और एक और मैं सर बोल रही हूँ, कोई नहीं, तो ये सारे जजमेंट में लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन पे अगर कोई भी खनिज निकलता है वो आदिवासी या तो खुद के माध्यम से निकालेगा या तो कोई समिति बना के वो उस खनिज को निकाल के इस्तेमाल करेगा। पर हमको चूंकि जानकारी का अभाव है, इसलिए देश का मालिक होते हुए भी हम अपना विकास करने में सक्षम नहीं है और अपने विकास के लिए हम दूसरों का मुंह देखते हैं। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में रहने वाले दूसरों से हम लड़ पड़ते हैं, दूसरों से इस प्रकार लड़ते हैं कि हमारी ही जमीन पे कोई अगर दूसरा आदमी आके एक छोटा सा सत्तू का दुकान खोलता है और धीरे धीरे करते करते वो क्या करता है कि उसी सत्तू के दुकान से वो बिल्डिंग बना लेता है। और कल जो हम वहां पे झोपड़पट्टी में रहते थे, आज भी हम वहीं पर झोपड़पट्टी में है, लेकिन जो सामने वाला इंसान है वो अपने बिजनेस स्किल का इस्तेमाल करके बड़ा सा बिल्डिंग बना के वो हमारे सामने अमीर बन गया, रातों रात अमीर बन गया। और हम आज उसको गाली दे रहे हैं कि जमीन हमारी थी, लेकिन उस जमीन का इस्तेमाल करके ये आदमी बन गया। लेकिन हम अपने ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं करते, जमीन तो हम बचा रहे हैं। आज आदिवासी जो है जल जंगल जमीन बचाने के लिए आंदोलन तो कर रहा है, लेकिन आंदोलन करने के साथ में आदिवासी पर यह ठप्पा लग गया है कि वो अब आंदोलन जीवी हो गया है, बिना आंदोलन के वो जिंदा रह ही नहीं सकता है। तो ठीक है, ये आंदोलन करना भी जरूरी है, अपने जल जंगल जमीन का संरक्षण करना भी जरूरी है, लेकिन इस जल जंगल जमीन का इस्तेमाल अगर हम नहीं करेंगे और हम दूसरों को गाली देंगे, दूसरों को हम बोलेंगे कि हमारी जमीन दूसरा आदमी लेके जा रहा है, ये तो सबसे बड़ी गलती हमारी ही होगी। क्योंकि हमको उस जल जंगल जमीन जिसकी हमने संरक्षण किया है उसको हमको इस्तेमाल भी तो करना होगा। अब जैसे कि बाप दादा, हमारे बाप दादाओं ने, जो हमारे पुरखे पूर्वजों ने ये गांव बसाया, गांव का सीमाना तय किया। किसी भी गांव में पूरे भारत के आदिवासी क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाए, पूरे भारत के आदिवासी क्षेत्र में एक ही तरह की व्यवस्था है, एक ही तरह की ग्राम व्यवस्था है, जिसमें किसी एक गोत्र, मान लिया जाए कि कोई मरावी गोत्र के नाम पे वो क्षेत्र घोषित होता है। पहला जो वहां का जो पुरखा पूर्वज था, अगर वो मरावी होगा तो उसके जो वंशज होंगे, उनका जो वंशानुगत पटेल मुकद्दम होता है वो भी मरावी ही होता है। तो वो गांव उस मरावी गांव ही कहलाया। और जो वो मरावी गोत्र के जो पुरखे पूर्वज वहां पे जब निवास करते थे, तो उन्होंने बाकायदा बाउंड्री के अंदर में जंगल देखा होगा, जंगल के बारे में कहा होगा कि हमारे जो वंश जो आगे जन्मने वाले हैं वो इस जंगल से जो भी आपका निकलेगा उसका इस्तेमाल अपने निजी जिंदगी में करेंगे, लकड़ी का या फिर पत्ता का या फिर फल का, किसी भी तरह की चीजों का वो इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इस बाउंड्री के अंदर के नदी को भी देखा होगा, तालाब को भी देखा होगा। हमारे जो पशु है यहाँ से पानी पिएंगे, हमारे जो आने वाले जो वंशज है वो इस जगह से पानी का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही जो खाली पड़ी जमीन पे हमारे वंशज यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई सामाजिक कार्यक्रम करेंगे, या फिर उनके जो वंश के वंश होते जाएंगे, जो पीढ़ियां बढ़ती जाएगी, तो इसी खाली पड़ी जमीन पे उनको आने वाले दिन में वो घर बनाकर रहेंगे। तो कुल मिला के उस गोत्र के जो हमारे पुरखे पूर्वजों ने क्या किया, बाउंड्री बना के पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उनके नाम पे हो गया। कब? कई हजार साल पहले, जबकि किसी ब्रिटिश सरकार, किसी मुगल का नामो निशान नहीं था। तब से हमारे पुरखे पूर्वज यहाँ पे निवास कर रहे हैं और तब से ये जमीन हमारी है, जिसकी वजह से चाहे वो आंदोलन झारखंड में हुआ हो, चाहे वो झारखंड गोंड क्षेत्र में हुआ हो, इन सारे आंदोलनों की वजह से वो सारे जमीन पे आज हमारे बाप के बाप के बाप के बाप का नाम लिखा हुआ होता है। आज भी यह व्यवस्था चली आ रही है। हमारे यहाँ पे लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं देते, आपके यहाँ पे देते? अभी लागू हुआ है, पर ये नियम में नहीं है। हमारे यहाँ पे लड़कियों को जमीन में हिस्सा इसलिए नहीं देते क्योंकि कल हमारे यहाँ पे जमीन का जो व्यवहार है
वो आदिवासियों की जमीन आदिवासियों के पास ही होनी चाहिए थी। ये नियम थी, ये व्यवस्था थी। तो अगर वो जमीन किसी लड़की को अगर दे दे और वो लड़की किसी गैर से शादी कर ले तो जमीन भी किसी गैर के पास में चली जाएगी। इसलिए हमारे बाप दादा ने ये व्यवस्था बना के रखी थी कि लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं देना चाहिए। और साथ ही वो जमीन की व्यवस्था आज भी कायम है कि जमीन के दस्तावेज में नाम लिखा होता है बाप के बाप के बाप के बाप का। और आप सभी को ये जमीन जो मिलती है वो किससे मिलती है? बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। हर पुरुष को जो जमीन मिलती है वो बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। और ये खाली पड़ी जमीन जो हम बोलते हैं वो किसकी बोलते हैं? सरकारी जमीन। अगर ये जमीन सरकारी है, ये बाउंड्री जो हमारे बाप ने बसाया था, इसके अंदर की सारी जमीन पे बाप के बाप के बाप के बाप का दस्तावेज है, तो ये जमीन जब सरकारी है तो सरकार के बाप का नाम क्या है? अगर आदिवासी क्षेत्र में सरकारी जमीन है तो सरकार के बाप का नाम तो होना चाहिए ना, वंशावली में तो होना चाहिए। तो वंशावली में सरकार के बाप का नाम क्यों नहीं है? आप पूछिए, आरटीआई करके पूछिए। तो ये सरकारी जमीन कभी भी वो नहीं दिखा पाएंगे कि वंशावली में इस दिन को हमको ये जमीन मिली। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जमीन पे सरकार का नाम क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मुगल और ब्रिटिश भी आदिवासियों को कभी गुलाम नहीं बना पाए थे। हमको ये समझना पड़ेगा। आज आदिवासी अपने जल जंगल जमीन का जो मालिक बना हुआ है वो ऐसे नहीं है। हमारे पुरखे पूर्वजों ने कभी भी गुलामी, अंग्रेजों के सामने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। इस कारण से अंग्रेजों ने 1874 ईस्वी में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाया और उसमें ये कहा कि अंग्रेजों का कोई भी सामान्य कानून, अंग्रेजों का कोई भी, ब्रिटिश संसद का और विधानमंडल का कोई भी कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। और जमीन संरक्षण के भी कानून बनाए, जैसे सीएनटी एसपीटी के बारे में बता रही हूँ कि बिरसा दादा ने हमको दिलवाया, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश भू संहिता, ठीक है, बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड, छत्तीसगढ़ भू संहिता, ऐसे ही करके पूरे देश भर में जो क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र नहीं भी है वहां पे भूमि के ऐसे संरक्षण के कानून है कि उनमें यह लिखा हुआ है कि आप सरकार चाहे या कोई गैर आदिवासी चाहे कोई भी सारे जगह की जमीन ले सकते हैं, लेकिन आदिवासी की जमीन लेने के लिए सबसे पहले कलेक्टर की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। सबकी जमीन आसानी से ले सकते हैं, लेकिन आदिवासी की जमीन लेने के लिए कलेक्टर की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। ये भू संहिता में लिखित है। साथ ही साथ जो संविधान का 5वीं अनुसूची जो मैंने बताया कि हमारे बाप दादाओं ने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। जिन्होंने गुलामी स्वीकार की उन क्षेत्रों में अंग्रेजों के सारे सामान्य कानून लगे और जिन क्षेत्रों में गुलामी स्वीकार नहीं की वहां पे शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट के नाम पे अंग्रेज के समय के पुराने कानून लागू नहीं होते थे। इसी चीज को जब अंग्रेजों ने दूसरा संविधान बनाया, यानी 1905 ईस्वी में संविधान बनाया, उसी चीज को 1909 में बनाया, उसी चीज को 1935 में बनाया और वही 1935 का संविधान अभी वर्तमान का भारत का संविधान कहलाता है। और जो कानून उन्होंने उस समय पे अंग्रेजों ने बनाया था कि आदिवासियों पे कोई भी केंद्र और राज्य का कानून लागू नहीं होगा, उसी चीज को करते करते या फिर आदिवासी की जमीन ऐसे आसानी से नहीं बिक पाएगी, उसी चीज को आज के संविधान में भी डाला गया। तो ये जो मतलब आपका आरक्षण है, ये जो भू संरक्षण, जमीन संरक्षण का जो कानून है, ये हमको भीख में नहीं मिली। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के जमाने से लड़के उनकी गुलामी नहीं स्वीकार करके अपनी जान दे के हमको दिलवाया है। और आज की डेट में अगर हमारे आदिवासी पुरखे जिंदा होते तो शायद बहुत ही शर्मिंदा होते कि हम लोगों ने तो अपनी जान देकर हम अपनी जल जंगल जमीन बचाया, लेकिन आज के हमारे जो वंशज है वो अपने हक अधिकारों को नहीं जानते हैं और आज आसानी से उनकी जमीन कोई भी लेकर जा रहा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जमीन का कानून हमको कैसे मिला, या फिर हम आदिवासी जो हैं हम इस देश के मालिक कैसे, ये हमको समझना पड़ेगा। और ये जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार कैसे, ये हमको समझना पड़ेगा।
जैसा कि मैंने बताया कि ये खाली पड़ी जमीन जो है वो सरकारी नहीं है, इसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वो जजमेंट है जगपाल बना पंजाब 2011 का जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो ब्राह्मण जज है माननीय काटजू सर, वो क्या बोलते हैं कि खाली पड़ी जमीन पे ग्राम सभा का अधिकार होगा। गांव की खाली पड़ी जमीन पे ग्राम सभा का अधिकार होगा। एक और कानून आया, भूमि अधिग्रहण कानून 2013, उसका भी सेक्शन 41, 42, 41-42, उसमें भी एसटी और एससी के लिए स्पेशल प्रावधान है। मतलब सरकार चाहे या फिर कोई भी चाहे तो कहीं की भी जमीन ले सकती है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के, आपको ये समझना पड़ेगा, आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो एसटी और एससी की जमीन सरकार भी नहीं ले सकती, किसी भी कीमत पे नहीं ले सकती। तब ले सकती है जबकि विकास कार्य के लिए बहुत जरूरी हो, तभी जमीन ले सकती है। और उस जमीन को लेने के लिए भी ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है। मतलब किसी भी तरह का जल जंगल जमीन लेने के लिए जो सरकार हो चाहे किसी को भी ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है। पर चूंकि हमको जानकारी का अभाव है, हमको जानकारी है ही नहीं, इस कारण से हम अपने हक अधिकार से वंचित है। एक छोटी सी कहानी भी है। एक शेर था, उसको कुत्ते के बचपन से कुत्ते के साथ बांध के रखा गया। वो दोनों साथ में रहने लगे। शेर को तो पता ही नहीं था कि मैं तो शेर हूँ, वो तो कुत्ते के साथ रहता, कुत्ते की तरह बांध के उसको रखा जाता, और उसका मालिक जो था उसको बहुत परेशान करता था। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसे करते करते वो बड़े हुए, दोनों कुत्ता और शेर बड़ा हुआ, उसका व्यवहार भी कुत्ते की तरह ही हो गया। धीरे धीरे बड़े होते होते उस जो पालतू जो शेर था उसकी मुलाकात जंगल के शेर से हुई। जब जंगल के शेर से उसकी मुलाकात हुई तब उस शेर को मालूम चला कि मेरे पास में तो इतना पावर है। तब उसने क्या किया, सबसे पहले अपने अत्याचारी मालिक को मार के खा गया। तो हम भी उसी शेर के समान हैं, हमको पता ही नहीं है, हमको अपने हक अधिकार के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे पास में इतना ताकत है, सारा पैसा हमारे पास में, लेकिन हमको उसका पता ही नहीं है। आदिवासी की जमीन पे जो खनिज दबा हुआ है, जो खनिज संपदा दबा हुआ है कई हजार करोड़ का, सुप्रीम कोर्ट के संसद जजमेंट ने क्या बोला कि यह जो खनिज है वो आदिवासी चाहे तो खुद से निकालेगा या फिर किसी सहकारी समिति के माध्यम से निकालेगा, अपना विकास खुद करेगा। एक ऐसे ही किसी जगह पे हम लोग गए थे, गुजरात के किसी जंगल में, वहां पे एक रीछ अभयारण्य बना हुआ है, रीछ को पाला गया। आदिवासी की जो जंगल थी उसको कैप्चर करके वहां पे रीछ अभयारण्य बनाया गया। फिर वहां का जितना भी रेवेन्यू है वो वन विभाग के नाम पे चला गया। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये बाउंड्री जब हमारे बाप दादा ने बसाया तो यहाँ की जमीन पे वन विभाग ने कब्जा कर लिया। तो वहां के गांव ने क्या किया कि आरटीआई किया। आरटीआई मतलब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत वहां पे जानकारी मांगी। तब मालूम चला कि वो जो वन विभाग जो है वो 114 आदिवासी के नाम पे है। मतलब वन विभाग भी वहां पे गलत तरीके से बैठी हुई थी। फिर गांव वालों ने क्या बोला कि हम आप पे केस करेंगे। तब गांव उसने क्या बोला, वन विभाग ने क्या बोला कि ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट चल रहा है, आप इसको चलाइए। और जब गांव का जो मुकदम उस गांव के जो उस रीछ अभयारण्य के जो रेस्टोरेंट को जब चलाने लगा और वहां पे केवल आदिवासी खाना बेचता था वो, तब मालूम चला कि शनिवार और रविवार को वहां का एक दिन की कमाई 1 लाख रुपए होती थी, या फिर कहा जाए कि महीने का 30 लाख रुपया। तो जल जंगल जमीन हमारा है, इसका इस्तेमाल हम अपने विकास के लिए कर सकते हैं। यहाँ का जो डैम है बस हमको करना इतना है कि यहाँ का जितना भी जल जंगल जमीन के लिए तो हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया, सुरक्षा के बहुत सारे उपाय किए, जमीन बची भी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल हमको अपने विकास के लिए करना है। और इतना पैसा हमारे पास में है कि इतना रेवेन्यू हमारे पास में, जैसे मैंने पहले भी बताया, इतना पैसा है कि एक एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा। पूरे देश भर में अगर जैसे मैंने बताया कि झारखंड में 10 लाख टन सोना है, छत्तीसगढ़ में 46 लाख टन सोना है, सॉरी मध्य प्रदेश में 46 लाख टन सोना है, और राजस्थान के बांसवाड़ा में आदिवासी क्षेत्र में 11 करोड़ टन सोना है।
ये सारा सोना कौन निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सारा चीज जो है, ये सारा खनिज है, वो आदिवासी खुद के माध्यम से या समिति के माध्यम से बना के निकालेगा। लेकिन हमको खुद से कुछ नहीं करना है, हमको दूसरे कम्युनिटी को, दूसरे जो मतलब आपके वर्ग के लोगों को गाली देना है और हमको सरकार को गाली देना है कि सरकार हमारे विकास के लिए कुछ नहीं करता है। बल्कि होना ये चाहिए कि हमको अपना विकास खुद करना चाहिए। खाना थाली बस बना बनाया परोसा हुआ है, बस हम खाने में हिचकिचा रहे हैं। हेलो, तो जल जंगल जमीन तो हमने बचाया, अब हमको करना ये है कि गांव के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के इस जल जंगल जमीन का इस्तेमाल हमको खुद के लिए करना है। सरकार से प्रोजेक्ट लेने हैं और अपना विकास खुद करना है। करोड़ों रुपए हमको खुद कमाने हैं। अरे बतो उमरिया क्या जरूरत है हमको किसी और का मुंह ताकने की? उमरिया का है, उमरिया का। तो हमारे पुरखे पूर्वजों ने इतना हमको जमीन का अधिकार दिया, इतना हमको आरक्षण का अधिकार दिया। कल तक जैसे मैंने भी बताया था कि ये जो आरक्षण हमको भीख में मिली, भीख में नहीं मिली। ये जो करोड़ों का जो खनिज है वो सरकार हमारे यहाँ से निकाल के ले जाता है, बदले में उसका कुछ प्रतिशत ट्राइबल सब प्लान के माध्यम से या विकास के रूप में या फिर यहाँ के जो हमारे आरक्षण के रूप में, शैक्षणिक आर्थिक आरक्षण के रूप में हमको वो बदले में देती है। तो हमको उसका इस्तेमाल हमको मालूम होना चाहिए कि ये आरक्षण हमारे लिए भीख में नहीं है। में दूसरे तो खैर अंत में बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को घर भी जाना है, बहुत देर भी हो चुकी है। तो इतना ही कहकर अपनी बोली को विराम देना चाहूंगी। पर अंत में ये कहना चाहूंगी कि आज हम यहाँ पे एकत्रित तो हुए हैं हमारे पुरखे पूर्वजों का जन्म जयंती मनाने के लिए, और आने वाले दिन में हम अपने आप को और भी इतना जागरूक कर ले, हमारी अर्थव्यवस्था को हम इतना मजबूत कर ले, हम अपने कानून संविधान को इतना ज्यादा समझ ले कि आने वाले दिन में सरकार मजबूर होकर हमको खुद अपने हमारे हक अधिकार हमको देने पे मजबूर हो जाए, हमारे पुरखों पूर्वजों का जन्म जयंती और शहादत दिवस मनाने पे मजबूर हो जाए। इतना ही कहकर अपनी बोली को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि देर भी बहुत हो चुका है। और बोलना है क्या करें? जी अच्छा नहीं, मुझे अच्छा चलिए कोई नहीं, चलिए। बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, कानून संविधान की जानकारी भी मेरे पास बहुत कुछ है। और जब मैं घूमती हूँ, जब मेरे को अरेस्ट भी किया गया था, तो मेरे पास में एक बैग भर के कानून और संविधान की जानकारी पड़ी हुई थी। तो ये जो हमारे पास में कानून और संविधान की जानकारी है, या फिर हमको जो अधिकार मिला हुआ है, ग्राम सभा का अधिकार मिला हुआ है, वो कहां से मिला हुआ है ये हमको जानना बहुत जरूरी है। हमारे बाप दादाओं ने तो लड़कर हमको ये अधिकार दिला दिया, और जब ये गांव जब उन्होंने बसाया, गांव का जब सीमाना तय किया, और साथ में ही ये पावर उन्होंने दिया कि गांव का जो मुकद्दम है उसको ना सिर्फ ये गांव का कानून चलाने का अधिकार होगा, बल्कि गांव के अंदर की जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों शक्तियां भी गांव को ही प्राप्त होंगी। आप सन 1996 के पहले जबकि पेशा कानून आया, उसके पहले शायद गांव में पुलिस जो होती थी वो मुकद्दम से पूछ के घुसती थी। ये पहले था क्या कि गांव में जब पुलिस घुसती थी तो गांव के पटेल से पूछ कर घुसती थी, और आज के दिन में भी ये चीज लागू है, लेकिन हमको पता नहीं है। बहुत पहले ये चीज मतलब आपका फैला हुआ था कि आदिवासियों पे आईपीसी सीआरपीसी नहीं लगता, लेकिन आईपीसी का जो सेक्शन है या फिर आईपीसी का जो कानून, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे बाप दादाओं ने आंदोलन करके इतना मजबूर कर दिया अंग्रेजों को कि उन्होंने दो तरह के क्षेत्र बनाए। एक क्षेत्र को बोला वर्जित क्षेत्र और एक क्षेत्र को बोला आंशिक वर्जित क्षेत्र। मतलब वैसे क्षेत्र जहां पे पूरी सभी सागर जनों से चाहूंगा कि खाना की बैल मुझे मार, और जब मुसीबत आती है तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस समय पे कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा, यही जानकारी आपको बचाएगी।
और ये जो जानकारी है आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपकी जमीन जाएगी तो वो जमीन जाने के लिए ये आपका जो गांव है वही आपको बचाएगा। तो अब हमको समझना पड़ेगा कि किसी भी तरह का जो जमीन का अधिग्रहण होता है वह जमीन अधिग्रहण ऐसे नहीं हो सकता है। और जी मोरावारी तो है, हम खाए के आए खाना पे ये बोल जाओ ना, हाँ भाई बांध दे। इससे कैसे बचना है? तो मैं तो ये चाहूंगी कि जो लोग मतलब खाना खा रहे हैं वो खाना खाने के लिए चले जाए, और जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो थोड़ा सामने आ जाए तो हमें थोड़ा कहने में आसानी हो, लोगों को बातें समझाने में आसानी हो जाएगी। तो जो पीछे की ओर बैठे हुए हैं वो थोड़ा सामने आके बैठ जाए